हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हम आर एस मेंस 2024 का जो एग्ज़ाम प्रपोज्ड है 17 और 18 जून 2025 को, उसके सेलेबस का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसको पढ़ना चाहिए। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 से 3 एग्जाम्स के अंदर जो आर एस मेन्स की कट ऑफ है उसमें काफ़ी कंसिडरेबल डिक्रीमेंट देखने को मिला है। जो कट ऑफ एक टाइम पे 344 थी, वो 2021 की कट ऑफ 314 हो जाती है। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, जो मेंस हुआ था, उसकी कट ऑफ 262 तक आ गई थी। तो यानी कि ये जो डिक्रीमेंट है, यानी कि आर एस जो आर पी एस सी है, वो अपने मेंस के स्तर को हमेशा से पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर उसने बढ़ाने का प्रयास किया है। तो उस सब के ऊपर बात करेंगे कि आप अपनी क्या रणनीति रहनी चाहिए, जिस वजह से हम जो है इन चारों एग्जाम्स के अंदर जो 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, एंड इसके साथ साथ जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का जो पेपर होता है, इसके अंदर अपन अच्छे से परफॉर्म कर सकें। हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, बिकॉज सोर्सेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक बार स्टार्ट करते हैं। तो जो GS1 का जो पेपर है हमारा, उसके अंदर GS1 के पेपर में ब्रॉडली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक्स, और थर्ड पोर्शन होता है आपके जिसमें 20-20 मार्क्स के 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें एक होता है सोशियोलॉजी, दूसरा होता है मैनेजमेंट, और थर्ड होता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यानी कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जो टॉपिक्स हैं वो GS1 के अंदर दे रखे हैं। और आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट स्कोरिंग जो पेपर है, लोवेस्ट स्कोर जो पेपर है, वो GS1 ही रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका, हिस्ट्री वाले पोर्शन में 3 पार्ट हैं बेसिकली। एक पार्ट जो है वो राजस्थान की जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को डील करता है। पार्ट बी जो है वो आपका राजस्थान इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को डील करता है। और जो पार्ट सी है आपका, वो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, स्पेशली वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, उसको डील करता है। तो इन तीनों के ऊपर अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो राजस्थान जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, उसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ जिसको पढ़कर मैंने जो है लास्ट दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने जो है ढंग से स्कोर किया है, क्वालिफाई किया है। तो वो सोर्स है पैनोरमा। और इस बार वाले पेपर में भी आप देखेंगे, जैसे कि एक सूर्य मंदिर का सवाल पूछा गया था, आपको याद होगा 10 नंबर का एक सूर्य मंदिर का सवाल पूछा गया था, वो पैनोरमा में एग्जैक्टली दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो इस पैनोरमा को जो है अच्छे से आप पढ़िएगा, वहाँ से आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। तो सोर्स मैंने आपको बता दिया, सोर्स है पैनोरमा। पैनोरमा बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें अब सबसे पहली चीज़ है, पहला जो पॉइंट है वो है मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू 18th सेंचुरी। अब इस लैंडमार्क्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, जो डायनेस्टीज आ जाती है, जो विभिन्न युद्ध हुए थे उनके बारे में है। और उसके साथ साथ एक चीज़ है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर हम देखते हैं कि जो पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे गणेश्वर हो गई, कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, इन सभी सभ्यताओं के ऊपर आपको कम से कम 4 से 5 लाइंस आपको आनी चाहिए। इनके किसने इसका एक्सकेवेशन किया था और कब किया था, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिली है, उन सब के बारे में आपको एक जनरल, एक ब्रीफ आउटलाइन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ इस पहले पॉइंट का, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ डायनेस्टीज। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। ये वो टॉपिक है जो जनरली बच्चे जो है अवॉइड करते हैं। इसका मैंने एक सेपरेट लेक्चर जो है, लेक्चर सीरीज इस पे बना रखी है, 2 से 3 लेक्चर जो है वो इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर मैंने बना रखे हैं। तो आप उसको रिफ़र कर लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसको फिर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग जब भी ट्राई करेंगे, उसके अंदर जब हम किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम वहीं पे डील कर लेंगे। दूसरा आता है सेलिएंट इवेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी, यानी 19वीं और 20वीं सदी के अंदर जो क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं हुई थी, जैसे कि जो किसान आंदोलन हुए थे, या फिर जो जनजातीय आंदोलन हुए थे, या फिर जो राजनीतिक जन जागरण है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट हमारा है, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है, एकीकरण जो पोर्शन है, तो ये आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, फैक्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्स मैटर करते हैं आरएस के मेंस के एग्जाम्स के अंदर। तो आपको उसी फैक्ट्स के साथ साथ जो पैनोरमा के अंदर पीछे 2, 5 और 10 नंबर के जो है क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया गया, तो उनको जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका मोस्टली जो है ये वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा।
मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पैनोरमा के अंदर हर एक चैप्टर के पीछे 2 मार्क्स लघुत्तमात्मक, अति लघुत्तमात्मक और जो है 10 नंबर के जो है विस्तृत जो सवाल होते हैं, ठीक है, स्मॉल हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, और एक जो है लार्ज क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, 120 वर्ड लिमिट के आसपास होते हैं। तो इसके जो सवाल है कई सारे दे रखे हैं, आप अगर चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप उस टॉपिक को पढ़िएगा, जैसे किसान आंदोलन को आपने पढ़ लिया, ठीक है, और किसान आंदोलन के बाद उसके पीछे जो दिए गए प्रश्न हैं मेंस ओरिएंटेड, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं तो जैसे किसान आंदोलन मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद 2-4 सवाल आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप मुझे उसको उस पर टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा, और मैं उसको जो है चेक करके आपको जो है क्या आंसर हो सकता है, पॉसिबल आंसर कैसे फॉर्मेटिंग की जा सकती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थर्ड पोर्शन आता है हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो परफॉर्मिंग आर्ट आता है और एक फाइन आर्ट आता है। परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाते हैं जैसे कि डांस, ठीक है, इसके अलावा म्यूजिक, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, ये चीज़ें आती है परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर, ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। फाइन आर्ट के अंदर आप पेंटिंग्स को तैयार करेंगे, ठीक है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जिसमें किले आ जाते हैं, ठीक है। पिछली बार मंदिर स्थापत्य पे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो मंदिर स्थापत्य पे जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इस बार किलों के ऊपर कोई प्रश्न पूछ ले। इसके अलावा जो मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एंड टूरिज्म है, तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, यूनेस्को की जो जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके बारे में आपको एटलीस्ट 4 से 5 जो फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप ट्राई कीजिएगा उसको उस ओरिएंटेड वे में तैयार करने का। उसके साथ साथ जो मेले हो गए, त्योहार हो गए, या फिर फोक म्यूज़िक हो गया, फोक डांस हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये मोस्टली आपके पैनोरमा से ये सारा का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके साथ आता है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन का। इस टॉपिक को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस टॉपिक के अंदर जो राजस्थानी साहित्य है हमारे, उसमें साहित्य की जो जितनी भी विधाएं हैं, चाहे जैन साहित्य हो, चाहे चारण साहित्य हो, इनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी बोलियाँ जितनी भी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, उसके संबंध में भी आपको हल्की जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है मेंस ओरिएंटेड तरीके से आपको जो है मैं आगे चल के इसको समझाने का प्रयास करूँगा, एक लेक्चर इस पर सेपरेटली डालूंगा। इसके अलावा जो जितने भी लोक संत हैं, हमारे लोक देवता हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं राजस्थान के अंदर, चाहे जमनालाल बजाज हो गए, चाहे विजय सिंह पथिक हो गए, चाहे जो है अर्जुन लाल सेठी हो गए, ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको जो है 2 या 4-5 लाइन आपको एटलीस्ट आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, तो उससे आपका काम बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है आर एस का जो ये स्पेशली राजस्थान वाला जो पोर्शन है, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने आपको एक ही सोर्स बताया है, उस सोर्स पे आप स्टिक रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उससे 2 से 3 बार उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाए, और स्पेशली इस वाले पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज आपने जो टॉपिक पढ़े हैं मेंस और प्रीलिम्स के अंदर, वही मोस्टली काम आते हैं, थोड़ा सा उसको मेंस के अंदर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हमको लिखना होता है। उसके बाद आता है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में जैसे फाइन आर्ट हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है हमारा, ये आपको एनसीईआरटी जो आती है क्लास 11th की, फाइन आर्ट नाम से एनसीईआरटी आती है क्लास 11th, यहाँ से आप ये जो है इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे अपने जो नोट्स हैं उसको भी मैं चाहूँ, अगर आप बोलेंगे तो उसको भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो बट आप ये कोशिश कीजिएगा, ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को एक बार पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो है अब आजकल जो आरपीएससी ने ट्रेंड ये चेंज किया है कि वो मोस्टली ऑथेंटिक सोर्सेज से डायरेक्टली सवाल पुटअप करती है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हम हमारे नोट्स में ऐड ना कर पाएँ, हो सकता है वो एनसीईआरटीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी, बट हमें उस समय ऐसा लगा हो कि वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो हमने उसको ऐड नहीं किया। तो एटलीस्ट आप अपने स्तर पर जो है एनसीईआरटी की जो फाइन आर्ट वाली बुक है क्लास 11th की, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा रिलीजियस मूवमेंट्स और जो रिलीजियस फिलॉसफी है एंशंट और मिडाइवल इंडिया की, चाहे सूफी मूवमेंट हो गया, ठीक है, चाहे हमारे जो भक्ति मूवमेंट हो गया, ठीक है, निर्गुण हो गया, सगुण संप्रदाय से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, इनको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। महिलाओं की क्या योगदान था रिलीजियस मूवमेंट्स के अंदर, वो। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे गलती करते हैं,
वो करते हैं कि भाई वो मेंस के लिए मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि ये सबसे रॉन्ग चीज़ है। ये मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री आपके सिलेबस के अंदर, मेंस के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस में थी। मिडाइवल और एंशियंट का सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वही आपके कोर्स के अंदर है, ना कि जो हिस्ट्री है, डायनेस्टीज या फिर जो भी चीज़ें हैं वो इसमें नहीं आती है। तो आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, क्या मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो आपको प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू 1965 सेंचुरी। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। 19th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि 1800 से लेके और 1965 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो 1800 से लेके 1965 के बीच में जितनी भी चीज़ें आई है, चाहे वो सारे एक्ट्स की बात हो गई, चाहे चार्टर एक्ट्स हो गए, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। चार्टर एक्ट्स नहीं तो भी जैसे आप मान लीजिए 1892 का एक्ट है, या फिर जितने भी वाइस रॉयज रहे हैं हमारे इस टाइम पे, चाहे गवर्नर जनरल्स रहे हैं, उन सब के बारे में आपको देखना है, उन्होंने क्या सुधार किए हैं उनको देखना है। उसके अलावा आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके विभिन्न स्टेजेस, यानी कि कितने स्टेजेस थे, 3 स्टेजेस थे, 4 स्टेजेस थे, जो भी स्टेजेस थे, जैसे कि मॉडरेट वाला फेज था, फिर गांधीयन फेज था, एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज था, इन सभी फैक्ट जो फेजेस थे इनको आपको देखना है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स यानी कि आइडियोलॉजी, कौन कौन सी आइडियोलॉजीज जो है उस समय चल रही थी, उनका क्या कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे। चाहे मॉडरेट्स में आप देखेंगे तो मॉडरेट्स में कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे, जो गांधीयन एरा बाद में चलता है 1916 से लेके जो आगे तक चलता है, उसके अंदर कौन कौन आए थे लास्ट में, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, या फिर जो है सिविल डिसोबीडियंस में, सब में किस किस ने क्या क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उन सब के बारे में आपको देखना है। उसके बाद आता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो 19th और 20th सेंचुरी के अंदर हुए थे, उसके बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इससे जनरली 5 और 10 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। लास्ट आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन। ये आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन कैसे हुआ, किस किस ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, कैसे हमने रियासतों का विलय किया, रियासती विभाग की स्थापना कब होती है, फिर रियासती विभाग ने किस प्रकार से काम किया। क्योंकि देखो इस बार जो एक प्रश्न आया था 5 नंबर का सवाल था, रजाकारों की भूमिका पर सवाल पूछा गया था। हैदराबाद के विलय में रजाकारों की भूमिका से संबंधित एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था। ये इसी से संबंधित था, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसके अलावा लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के अंदर हमको जितनी भी समिति बनी है, चाहे जेवीपी समिति हो गई, धार समिति हो गई, धार कमीशन हो गया, या फिर जो हमारा जो बाद में फजल अली कमीशन बैठता है, तो इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, इनके रिलेटेड कोई किसने प्रोटेस्ट किया था या नहीं किया था, उन सब से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रेनेसो एंड रिफॉर्मेशन, दो अलग टॉपिक्स हैं। रेनेसो पुनर्जागरण, और धर्म सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन। फिर एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 3 टॉपिक्स ये हैं, 2 टॉपिक्स ये हैं। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, एक ये टॉपिक है। और ये दोनों वर्ल्ड वॉर के जो है एक एक टॉपिक दोनों के हैं, यानी कि 3 2 5 है 7 8 टॉपिक्स टोटल हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। इसके नोट्स जो हैं मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं। मैंने 2 3 अलग अलग जो बुक्स आती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन सभी बुक्स को रिफ़र करते हुए, कुछ कोचिंग नोट्स को रिफ़र करते हुए मैंने अपने एक नोट्स बनाए थे। उन नोट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो लेक्चर सीरीज़ है, ये मैं आने वाले समय में इसको लेकर आने का प्रयास करूँगा कि एटलीस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मेरे द्वारा आप लोगों को डिलीवर की जाए। तो ये था हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में कैसे हमको पढ़ना है, तो पैनोरमा से कवर करना है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर हमको कहाँ से कवर करना है, तो एनसीईआरटी की फाइन आर्ट वाली बुक हो गई। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर चाहे आप जो है न्यू एनसीईआरटीज वगैरह जो हैं या ओल्ड एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज किसी कोचिंग के नोट्स भी मोर देन सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। क्योंकि इसके अंदर जो 2 नंबर या 5 नंबर का जो 2 नंबर का जो ब्रॉडली प्रश्न आता है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होता है। तो वो हो सकता है कि कई बार आपको उन नोट से ना मिले, बट 5 और 10 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपको इन सभी नोट्स से, जो मेरे नोट्स हैं उनसे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है जो यूनिट 2 आता है हमारा, वो है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स भी 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक है इंडियन इको, एक है राजस्थान इको, और एक वर्ल्ड इको। तो इंडियन इको वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स से क्लैश करते हुए मिलेंगे,
जैसे इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लैश करता हुआ मिलेगा, बट प्राइसेस और डिमांड सप्लाई वाला जो मैनेजमेंट जो पोर्शन है वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, फिस्क FRBM एक्ट हो गया, और जो फिजिकल रिफॉर्म्स है ये आपको कई जगह जो फिजिकल पॉलिसी वाला जो पोर्शन है वहाँ से मिल जाएगा। बट सेंट्रल स्टेट की जो फाइनेंशियल रिलेशंस कैसी हैं, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन बना है उसके मेंबर्स कौन कौन है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, या अभी बना है वो कैसे काम करेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर FRBM एक्ट क्या है, उसके क्या टारगेट्स थे, ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आता है बजटरी ट्रेंड्स, यानी कि जो हाल ही में बजट पेश किया गया है, अभी जो लेटेस्ट बजट है आपका, उस बजट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अंदर टारगेट्स क्या क्या किए गए हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया जाएगा, एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो सरकार को कहाँ से प्राप्ति होती है, कहाँ से सरकार सरकार के खर्चे होते हैं, इन सब के बारे में आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो वो हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारा प्रीलिम्स के अंदर पढ़ा हो, बट चूंकि अब लेटेस्ट बजट आ चुका है और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जून में प्रपोज्ड है, तो इस वजह से आपको बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, तो इस बार मैं आपको लिखूंगा कि जो बजट है प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इको सर्वे, आपको इन दोनों को अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, आप बजट का सारांश भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप PIB को रिफ़र कर सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं गवर्नमेंट की उसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स कौन कौन से भारत के अंदर हुए हैं, उन टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा सब्सिडीज़ वाला एक अलग से टॉपिक है, ये एक्चुअली टॉपिक प्रीलिम्स के अंदर भी था, तो अगर आपने उसको उस समय पढ़ लिया होगा तो आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पब्लिक प्राइवेट और मेरिट गुड्स, इसको आप किसी भी UPSC की साइट पे जाके, जैसे जो चैनल तैयारी करवाता है UPSC की, तो उन पे जाके आप जो है इसको रिफर कर सकते हैं। चाहे आप पब्लिक प्राइवेट एंड मेरिट गुड्स को आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी भी पोर्शन में डाउट रहता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको जो है उसके अंदर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा होता है सोशल सेक्टर में जो पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी, ये तीनों टॉपिक्स प्रीलिम्स के अंदर भी थे, यहाँ पर भी हैं। तो आपको इसमें जो स्कीम्स कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है उनके ऊपर ध्यान रखना है। पुअर्टी कितने प्रकार की होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है, इन सब के ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, इसके ऊपर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है इस बार सवाल पूछे जा सकें। इसके अलावा एक है प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस। अब रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो जितनी भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं भारत के अंदर, चाहे सेबी हो गई, ठीक है, चाहे इडा हो गई, चाहे PFRD हो गई, ठीक है, इस तरीके की जो है सेबी क्या काम करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो जितनी चीज़ें होती है, चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना हो, इन सभी कार्य सेबी को दिया गया है। इसके अलावा इडा जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड रेगुलेटिंग एजेंसी है, PFRD है पेंशन फंड से रिलेटेड जो रेगुलेटिंग एजेंसी है। तो ये सब एक तो रेगुलेटिंग एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। अब ये क्यों इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आता है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, यानी कि राज्य, स्टेट, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या रोल है किस किस में, आर्थिक विकास के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं गवर्नमेंट एक तो डायरेक्ट रोल प्ले करती है, एक इनडायरेक्ट रोल भी प्ले करती है। ठीक है, इनडायरेक्ट रोल यानी कि कई सारी जो इंडस्ट्रीज होती है उसको मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, पॉलिसीज़ के माध्यम से। डायरेक्ट रोल क्या है, खुद ही इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल होता है, उससे संबंध में आपको जो है चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी अपना रही है, ठीक है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, तो ब्रॉडली ये सोशल सेक्टर से संबंधित चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप जो है बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो है मोस्टली ये ब्रॉडली यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी आपने जो है प्रीलिम्स के अंदर पढ़ा होगा, बट उसके अंदर एक नया टॉपिक ऐड हो रखा है, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का जो ट्रेंड है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसको आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो वो आप किसी भी सोर्स से देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं मेरे पास ये नोट्स पड़े हैं तो मैं शेयर कर दूंगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड मैनेजमेंट से संबंधित, जैसे कि फूड मैनेजमेंट में आ जाता है FCI आ जाता है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ जाता है, कब स्थापना होती है, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया, इन सब के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए। PDS सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है।
फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाले टॉपिक के अंदर ब्रॉडली ये चीज़ें आती है कि पिछले जैसे 1966 के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ब्लू रिवॉल्यूशन हुए थे, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड था, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। इसके अलावा जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला पार्ट भी आता है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमी वाला पोर्शन। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो ग्लोबल इश्यूज हैं, इसमें आपको ब्रॉडली तीन ही लोगों को देखना है, तीन ही चीज़ों को देखना है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। इनकी साइट्स को आप लेटेस्ट अपडेट करते रहिएगा, इनकी साइट्स को आपको चेक करते रहना है। और इसमें दो चीज़ें करनी है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये तीनों कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक क्या कार्य करता है, वर्ल्ड बैंक ने अभी तक क्या कार्य किया है, इंडिया के लिए कितना रेलेवेंट है। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, इन दोनों में क्या अंतर है, एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के कार्यप्रणाली में कितना अंतर है, इनमें इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। मतलब कई बार बात होती है ना कि डब्ल्यूटीओ के अंदर रिफॉर्म्स करने चाहिए, वर्ल्ड बैंक के अंदर रिफॉर्म्स करने चाहिए, आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो क्यों उठती है ये बात, कहाँ कहाँ इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती है, कब इनका जो है उदय हुआ था, मतलब कब से इनके ओरिजिन है, उन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो एसडीजी गोल्स हैं हमारे जितने भी हैं 1 से लेकर 17 तक, इन एसडीजी गोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, स्पेशली सीओपी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इस बार 10 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था कि जो एनडीसी गोल्स हैं हमारे इंडिया के, यूएनएफ ट्रिपल सी को जो दिए गए हैं, हमने दिए हैं, उन एनडीसी गोल्स के ऊपर एक 10 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इस तरीके की चीज़ों को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे कैसे प्रयास कर रहे हैं, कोप में हमारी क्या भागीदारी है, कोप में वर्ल्ड क्या कर रहा है, इन सब के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कितना प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक संस्था है, ग्लोबल संस्था है, उस ग्लोबल संस्था से एग्जिट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएसए ने। तो वो कौन सी है, तो आपको पता होगा वो डब्ल्यू है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर आपको स्टडी करना है, क्योंकि अच्छा सवाल बनता है इसके अंदर। ठीक है, इस चीज़। और थर्ड आता है हमारे पास राजस्थान की इकोनॉमी। तो राजस्थान की इकोनॉमी जो आपने इकोनॉमिक सर्वे आरएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, सेम एग्जैक्टली आपको वही पढ़ना है। स्लाइटली उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, जैसे आपको पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित कौन कौन सी स्कीम्स हमारे यहाँ चल रही है, उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से संबंधित फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, यानी कि केवीआईसी कब स्थापना होती है, खादी हमारे यहाँ बोर्ड की कब स्थापना होती है, इनको आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे यहाँ ऊर्जा हो गई, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारे यहाँ आ रहा है, यानी कि पीपीपी मोड्स, कितने प्रकार के पीपीपी मोड्स होते हैं, चाहे बीओटी हो गया, बोल्ट हो गया, ठीक है, और एचएम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हो गया, इन सभी मॉडल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सा चला रहा है, वर्ल्ड बैंक कौन सा चला रहा है, इनके बारे में, चूंकि पिछली बार एक 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया था जाइका के संबंध में, तो जाइका की एक स्कीम बताई गई थी, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका विकास मिशन जो चलाया गया था, उसके संबंध में एक 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो जनरली हम हमारी एक स्ट्रेटजी ये रहती है कि भाई ठीक है, जाइका के अंदर कौन फंड कर रहा है इसको, बस ये रहता है। तो 2 नंबर की स्ट्रेटजी रहती है जनरली, बट उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो बाहर फॉरेन एडेड है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा बजट और फिजिकल मैनेजमेंट कैसा है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है, उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इशू आ रहे हैं, हमें सब सर्वाधिक टैक्स कहाँ से मिलता है, हमें सर्वाधिक पेमेंट कहाँ से, मतलब किसको देना पड़ता है, खर्चे कहाँ हैं हमारे सबसे ज़्यादा, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आती हैं ये सब स्कीम्स। तो मैं आपको अगर ओवरऑल बताऊं तो तीन चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर, एक होती हैं स्कीम्स, एक होती हैं पॉलिसीज, ठीक है, एक तो आपकी स्कीम्स होती हैं, यानी कि स्कीम्स यानी कि जो भी राजस्थान गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, वो स्कीम्स आती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है, यानी कि अलग अलग पॉलिसीज हो गई। और तीसरी आती हैं इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, ठीक है, वो संस्थाएं जो कि हमारे आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रही हैं, चाहे बीआईपी हो गई राजस्थान के अंदर, चाहे रीको हो गई, चाहे राजसिको हो गई, ठीक है, चाहे रूडा हो गई,
इनके संबंध में आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। यानी कि एक तो इंस्टीट्यूशंस, स्कीम्स और पॉलिसीज़, हमेशा अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी को इस ओरिएंटेड रखें कि स्कीम्स, पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों के बेसिस पे आपको ये प्रयास करना है। थर्ड आता है यूनिट 3, जिसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग 3 पोर्शंस आते हैं। तीनों के तीनों 20-20 मार्क्स के होते हैं इसके अंदर। पिछली बार सबसे ज़्यादा जो किसी ने परेशान किया था वो यही पोर्शन था 60 मार्क्स का, और जिसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया था, बट वो उतना फ्रूटफुल हो नहीं पाया फाइनल एग्जाम के अंदर। सोशियोलॉजी वाला जो एग्ज़ाम था, जैसे उसके अंदर वेस्ट टॉक्सिफिकेशन का सवाल पूछा गया था। इसके अलावा अर्जुन अल्लप्पदुरई जो है, उनके द्वारा जो 4 सोशल डायमेंशन है उनके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे सोशियोलॉजी के अंदर, और वो जनरली कहाँ से आपको कवर हो सकते हैं। तो जब आपका सोशो ऑप्शनल है अगर यूपीएससी के अंदर, तो उन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजी के ऊपर डीप रिसर्च की होती है, पढ़ा होता है, तो उनसे ये हो सकता है। अदरवाइज जो है ये चीज़ें आपसे नहीं हो पाती, और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे बोल रहे हैं कि ठीक है, इस बार आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटीज़। तो एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी आप पढ़िए, क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी आती है सोशियोलॉजी की, उसको आप करिएगा। और इसके अलावा कास्ट है, क्लास है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है, इनके डेफिनेशंस, क्या प्रभाव है इनका, और इनके जो विभिन्न डायमेंशंस हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। और जो भी चैलेंजेस हमारी सोसाइटी के अंदर अभी हैं, जैसे डाउरी, डाइवोर्स, चाइल्ड मैरिज, करप्शन, कम्युनलिज्म, पुवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, वल्नरेबल सेक्शन जैसे कि दलित, एडलरी पीपल और डिसेबल्ड, और इसके अलावा जो राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, चाहे भील, मीणा, गरासिया, इनका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पाई जाती हैं जनसंख्या, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके वेलफेयर के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो कौन कौन से प्रयास कर रही है, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर आता है मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, और है ये 20 मार्क्स का। तो इसमें आपको जो है, एक तो ये मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट है पहले ही, पहला तो, यानी कि जो मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, इसके संबंध में आपसे पूछे, ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। ये पहला वाला पोर्शन है। दूसरा आता है आपके पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और बैंकिंग से संबंधित चीज़ें आती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फंड्स कौन कौन से सोर्सेज हैं, चाहे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो गए, चाहे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो गए, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए हल्का हल्का। स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे कंपनीज, कौन कौन सी स्टॉक मार्केट कंपनीज हैं, चाहे हमारे यहाँ जो संस्थान बने हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, वो क्या होते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हो। तो इसको पढ़ने के लिए आप जो है जनरली क्या कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं एक तो, ठीक है, जो आपको मिल जाए। लेकिन ये इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना आप इग्नू के नोट्स लेंगे, प्लस एनसीईआरटी के साथ उसको कोलैबोरेट करेंगे। आपके पास अभी समय है, तो क्योंकि आप अभी उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े हैं, यानी कि सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, इनको आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा पेपर 1 के अंदर। तो हो सकता है आपका जो आउटपुट है वो बेटर निकलेगा। इसके अलावा जैसे ये वाला पोर्शन जो है, लीडरशिप थ्योरी, ठीक है, वो जो स्टाइल्स हैं अलग अलग, ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, इस पर फोकस कीजिएगा। ये आपको मिल जाएंगे कहीं भी कोचिंग नोट्स में, प्लस इग्नू के अंदर, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है ना, उसमें आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो है इग्नू के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी कंपाइल्ड हैं, वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एनसीईआरटीज़ तो आप देख सकते हैं, बट इग्नू के नोट्स भी अगर आपने पढ़ लिए तो वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा मेरे खुद के नोट्स मैं आज हो सकता है आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आप अगर चाहेंगे तो मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें इंक्यूबेशन क्या होता है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, यूनिकॉर्न्स क्या होती हैं, वेंचर कैपिटल क्या होती है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ये 3 जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वेलनेस, एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको शायद एनसीईआरटीज़ में, चाहे इग्नू में, कहीं ऑथेंटिक सोर्सेज में नहीं मिलेंगे, तो वो कहीं भी कोचिंग के नोट्स से आप उठा सकते हैं, वहाँ से मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गए, ये वाले टॉपिक जो हैं आप कोशिश कीजिएगा कि ये ऑथेंटिक सोर्सेज से ही पढ़ें, चाहे वो आप इग्नू से पढ़ सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इनको करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको इन जनरल कहीं पे भी मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं।
थर्ड आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी आती है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो एक कुछ कुछ चैप्टर्स हैं उसके अंदर, उन्हीं को आपको रेफर करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस, रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑडिट होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, गवर्नमेंट ऑडिट का एक एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपसे डिमांड कर रहा है और यहाँ पे एक एलिमेंट्री नॉलेज आपको डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर जो बहुत ही माइन्यूट सा नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज तो कम से कम डबल एंट्री का होना चाहिए। जैसे इस बार आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई थी, एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था जर्नल एंट्री समझे, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब आपसे अकाउंटिंग का जो है थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपसे मांग रही है आरपीएससी। तो हो सकता है इस बार भी पेपर के अंदर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का चीज़ देखने को मिले, तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम जो अपना पहला 1 महीना है, 1 से 1.5 महीना जो है, वो उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिएगा जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कब प्रीलिम्स के अंदर आपने नहीं पढ़ा है, उसको आप मेंस स्पेसिफिक होकर पढ़ रहे हैं। तो ताकि इन टॉपिक्स पे आप जो है अच्छे से कमांड बना लें और आप यूज्ड हो जाएं इसके। आपको हो सकता है 1 महीना तो कम से कम इसको समझने में ही लग जाए कि आपने पढ़ा क्या है, लेकिन आप जब इसके लिए यूज टू हो जाएंगे ना, तो एक टाइम बाद आपको फिर जो है ये चीज़ें आसान लगने लगेगी। और जो आपका लास्ट का जो टाइम होगा मई और जून वाला, वो फेज़ जो है आप जब रिवीजन करेंगे इसका, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्लास 11th क्लास 12th के अंदर प्लस इग्नू से बेसिस पे नोट्स भी हैं, प्लस मेरे नोट्स भी इसके अंदर हैं। तो मैं नोट्स अपने प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप उसके अंदर डिमांड करेंगे, चाहे परफॉर्मेंस बजटिंग हो गया, चाहे जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर हो गई। तो ये पेपर 1 का एक ब्रॉड आउटलाइन था, जो सिलेबस था उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब पेपर 2 जो है उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इस वजह से ये पेपर 1 वाला वीडियो था। इसके अंदर आप एक देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये वाली जो है इसके अंदर पैनोरमा को रेफर करना है आपको, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो सोर्सेज क्या क्या है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर आप एनसीईआरटी की जो फाइन आर्ट वाली बुक आती है वो, इसके अलावा आप चाहे मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी इसके अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी, इन दोनों को मिला के आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आप मेरे नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। फिर आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, स्कीम्स, पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन, इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है आपको। उसमें 3 चीज़ें करनी है आपको, बजट, इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का भी और इंडिया का भी, दोनों चीज़ें, प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आपको इनकी साइट्स को देखना पड़ेगा, इनकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी पब्लिश करती है, इन तीनों संस्थाओं में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और इनसे ओरिएंटेड जो संस्थाएं हैं जितनी भी, चाहे कौन कौन सी संस्थाएं हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे यूएस से बाहर हुआ है, तो वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी आपको देखना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भारत से रिलेटेड है, कोप सम्मेलन जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। फिर हमने बात करी सोशोलॉजी के अंदर आप एनसीईआरटीज को रिफर कर लीजिएगा। ठीक है। फिर मैनेजमेंट के अंदर आप इन तीनों के अंदर आप इग्नू के नोट्स को रिफर कर सकते हैं, चाहे मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर एनसीईआरटीज को भी रिफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन था पेपर 1 से रिलेटेड। डिटेल्ड मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ से आप कवर कर सकते हैं, और ये जो सोर्सेज बताएं ये मोर देन सफिशिएंट सोर्सेज हैं। हो सकता है आपको 3 से 4 दिन का समय इस सोर्सेज को कलेक्ट करने में ही लग जाए, बट ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। आपको लग सकता है कि यार 3-4 दिन तो इतने सारे टाइम वेस्ट हो जाएगा, कब से कहाँ से सेलेक्ट करूंगा, लेकिन एक बार आपने इनको सेलेक्ट कर लिया, आपके पास कंटेंट हो गया, तो उसके बाद आपको उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बाद आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना अल्टीमेटली आप क्या करोगे कि इसके बाद आप सीधा कोचिंग नोट्स के ऊपर ही जंप कर दोगे और सारी चीज़ें आप वहीं से पढ़ने का प्रयास करोगे, तो हो सकता है आपका रिजल्ट उतना फ्रूटफुल आपको ना मिले। तो इस वजह से मैंने आपको कहा है कि कम से कम 3 से 4 दिन अपना दीजिए, इन सोर्सेज को इकट्ठा कीजिए, अपने साथ एक बार कंपाइल करके अलग अलग बाइफरकेट करके रखिए, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और बाकी अगर आपको मेरे नोट्स की भी आवश्यकता होगी तो मैं उसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अभी अपने जो भी जब तक भी रिजल्ट आता है तब तक एटलीस्ट मेंस की तैयारी में एटलीस्ट ये काम तो आप कर ही सकते हैं कि जो है अपने सोर्सेज को एक साथ कंपाइल कर लीजिए और फिर धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये जो है दिन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। और बाकी ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छी जाए और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तब तक के लिए थैंक यू।